मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 11 नवंबर 1918 जर्मनी सरेंडर करता है, और जर्मनी सरेंडर करने के बाद जनवरी 1919 में जर्मनी का जो राजा था, मैंने आपको बताया राजा कहाँ भाग गया था, द किंग वेंट टू हॉलैंड। तो राजा हॉलैंड के अंदर चला जाता है। ओके, वो भाग जाता है वहाँ से, जर्मनी की प्रजा को छोड़ के युद्ध कर दिया उसने, एंड ही मेड सफर द जर्मन पीपल। सो यू विल सी दैट इन फाइनली जनवरी 1919 दी वाइमार रिपब्लिक, वाइमार करके एक जगह थी, वहाँ पे एक जर्मनी एक अपने आप को रिपब्लिक कंट्री के तौर के ऊपर एस्टेब्लिश करता है। अब इसी के बैकग्राउंड के अंदर जनवरी 1919 से ही वर्ल्ड लीडर्स, बहुत सारे दुनिया के लीडर्स थे, जैसे ब्रिटेन था, फ्रांस था, यूएसए था, ओके, इटली था, और भी कंट्री के लीडर्स थे, वो सब के सब इकट्ठे होंगे एंड दे विल कम टू पेरिस, और पेरिस के अंदर एक शांति मंत्राणा करते हैं, दैट इज नोन एज पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, और एट टाइम्स आपको किताब के अंदर उसको पेरिस पीस ट्रीटी के तौर के ऊपर भी लिखा जाता है और बोला जाता है। और ये पेरिस के अंदर ये लोग बेसिकली वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आए थे, बोले अब शांति करनी है। अब जनरली मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था, क्योंकि आपका बैलेंस ऑफ पावर, जिसे हम लोग थ्रू आउट द कोर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और उसके अंदर भी हम लोग पढ़ते रहते हैं, बोले बैलेंस ऑफ पावर टूट गया। बैलेंस ऑफ पावर क्यों टूटा, क्योंकि पहले बैलेंस ऑफ पावर वाज टिल्टेड इन फेवर ऑफ ब्रिटेन, बट नाउ द बैलेंस ऑफ पावर, जब जर्मनी ने उसको चैलेंज किया तो वो टूटा गया, और वो टूटने के कारण ही यहाँ पे युद्ध हुआ। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि फिर से बैलेंस ऑफ पावर बना के रहना है, और बैलेंस ऑफ पावर बेसिकली बैलेंस ऑफ टेरर के थ्रू होना चाहिए। बोले जर्मनी को डरा धमका के इतना चुप कर दो कि वो कहीं से खड़ा ही ना हो पाए। ओके, सो दिस वाज द बैकग्राउंड in which the Paris Peace Treaty or the Paris Peace Treaty or the Paris Peace Conference which evolved, जहाँ पे होता है, उसमें बहुत सारे कंट्रीज के साथ ये लोग उनको कंपेल करेंगे, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, फिर है इटली है, यूएसए आदि इत्यादि कंट्रीज, वो सब जितने भी लूजिंग फोर्सेस थे ना, जैसे एक था जर्मनी, एक था ऑस्ट्रिया, एक था बल्गेरिया जो ऑस्ट्रिया उसको सपोर्ट करता रहता था, ओके, ऑटोमन एम्पायर, उन सब के साथ ये लोग अलग अलग ट्रीटीज करेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा कि ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का जो बैकग्राउंड बनता है, वो बैकग्राउंड बनाने वाले इंसान थे, उनका नाम था वुडरो विल्सन। मैंने आपको, अगर आप पीछे के क्लासेस याद करोगे तो मैंने आपको बता दिया है कि ये वुडरो विल्सन बेसिकली डेमोक्रेट से हुआ करते थे, और अमेरिका में जब 1860 में जब सिविल वॉर होता है तो डेमोक्रेटिक पार्टी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, क्योंकि रिपब्लिकन्स स्लेव ट्रेड को या स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश करने के फेवर में थे, बट डेमोक्रेट्स पर अगेंस्ट देम, और इसके लिए यहाँ पे ये इश्यू हो रहा था। खैर, ये वुडरो विल्सन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे 1860 के बाद सबसे पहली बार आफ्टर 1860 ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बिलोंग टू द डेमोक्रेटिक पार्टी। तो 1913 के बाद उनका वहाँ पे पावर आता है, तो फाइनली यहाँ पे किसी ने बोला 1914 के बाद कि भाई अब डेमोक्रेट्स को सत्ता मिली है। ओके, तो वुडरो विल्सन बेसिकली अमेरिका के राष्ट्रपति, और जनवरी 1918 जब वॉर खत्म होने था, अमेरिका घुस गया था वॉर के अंदर, उसके बाद ये यहाँ पे अपने 14 पॉइंट्स का फॉर्मूला देते हैं। अगर आपने पबेड भी पढ़ा हुआ था, पबेड के अंदर भी वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट फॉर्मूला आता है। ये वुडरो विल्सन बेसिकली पीस को फॉलो करने के लिए और टू अवॉइड वॉर, युद्ध ना हो सके, इसको लेके ये वुडरो विल्सन ने अपने 14 पॉइंट 14 सूत्रीय एक कार्यक्रम दिया था, एक पॉलिसी बोला था, और बताया था कि वर्ल्ड पीस अगर आपको मेंटेन करना है तो आप ये 14 पॉइंट्स को फॉलो करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने पहला पॉइंट बताया 14 पॉइंट्स के अंतर्गत कि आज के बाद जितने भी हमारे यूरोपियन स्टेट्स है या जो भी वर्ल्ड के पावर्स है, अगर आप पॉइंट नंबर फर्स्ट जो देखोगे तो बताते हैं कि ओपन डिप्लोमेसी का मतलब ये था कि नाउ ऑनवर्ड्स नो सीक्रेट ग्रुपिंग्स विल बी मेड और सीक्रेट अलायंसेस विल बी मेड। बोले सब ओपन कर दो। बोले आपको ऐसी क्या जरूरत हो गई है कि आप अंदर जाके एक दूसरे के साथ ट्रीटीज करके आते हो, ट्राई टू ओपन अप। सेकेंडली इन्होंने ये भी बताया कि ये जो नेविगेशन है समुंदर के अंदर, द नेविगेशन इन द सीज, बोले दैट शुड ऑल्सो बी ओपन, क्योंकि पहले नेविगेशन के अंदर या ब्रिटेन का राज चलता था जो पूरी की पूरी वर्ल्ड के ऊपर इनडायरेक्टली जो नेविगेशन रूट्स थे उसको पकड़ के बताता था। बट ये अमेरिका के राष्ट्रपति बताते हैं कि युद्ध क्यों हुआ था। सेकेंड रीजन बोले यहाँ पे नेवल राइवलरी हो गई थी। बोले नेवल राइवलरी ना होते हुए सब कुछ ओपन कर दो, किसी के साथ आपको पंगा नहीं लेना है, ट्राई टू मेंटेन पीस एंड बैलेंस। तीसरा पॉइंट इन्होंने ये भी बताया
कि इकोनॉमिक बैरियर्स हटा दो, जितने भी दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो सके वो ट्रेड को बढ़ावा देना चाहिए आपको। यू शुड इंक्रीज द ट्रेड एंड फॉर दैट थिंग यू नीड टू रिमूव दिस इकोनॉमिक बैरियर्स। इन्होंने बताया कि हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ व्यापार करे ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए, और व्यापार करेगा तो आपका समुद्र के अंदर जो नेविगेशन है वो भी आप फ्री कर दो। तो बहुत ही अच्छे सिद्धांत के साथ यहाँ पे ये जो वुडरो विल्सन साहब थे अमेरिका के राष्ट्रपति, अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स देते हैं। एक पॉइंट इन्होंने ये भी बताया कि रिडक्शन इन आर्मामेंट, बोले युद्ध क्यों हुआ था, युद्ध इसके लिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे हर एक लोगों ने अपनी आर्मी को मोबिलाइज करते हुए बहुत सारे जो वेपन्स थे उन्होंने बना दिए थे, बोले ये भी हम बंद कर दो। साथों साथ इन्होंने ये भी बताया कि जितनी भी कंट्रीज की कॉलोनीज है उन एक दूसरे के क्लेम है आपको अच्छी तरह से करना है। रशिया की जो कॉन्कर्ड टेरिटरीज थी उसको सॉवरेन करने की बात की है। इन्होंने सॉवरेनिटी ऑफ बेल्जियम के बारे में भी बात की। अब देखिएगा कि बेल्जियम की क्यों बात की, क्योंकि जर्मनी ने जब 1914 के अंदर फ्रांस के अंदर अटैक करने की कोशिश की, फ्रांस को जब कैप्चर करने, तो वाया बेल्जियम ही की थी और इसके लिए बेल्जियम की सॉवरेनिटी चली गई थी। बेल्जियम वाज अ न्यूट्रल कंट्री, और ये न्यूट्रलिटी जब उसकी ब्रेक होती है तो फाइनली कौन घुसता है, ब्रिटेन घुसेगा इन फेवर ऑफ बेल्जियम। यहाँ पे फ्रेंच टेरिटरी को भी फेवर करने की बात की गई थी। अब देखिएगा कि रिस्टोरेशन ऑफ फ्रेंच टेरिटरी का मतलब क्या था कि जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ तो जर्मनी ने फ्रांस के उसके दो सबसे वो फेवरेट एरिया बोल सकते हो या पीपल के अंदर उनकी वो एरियाज की इतनी डिमांड थी कि बात मत करो, और वो थे अल्सेस एंड लॉरेन। बोले अल्सेस और लॉरेन उनसे छीन लिए थे तो वो भी वापस देने की बात की। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने इटली के बारे में भी बात की। बोले इटली के जितने भी जो बाउंड्री के फ्रंटियर्स थे, इटली को जो एरियाज मिलने के प्रॉमिस किए गए थे वो भी देने चाहिए। He also talked about the Balkan territories. Balkan territories मतलब वही सर्बिया, ग्रीस, मॉन्टेनिग्रो वाले जितने भी कंट्रीज थे, ओके, जो वहाँ से अलग अलग करके अलग हो गए थे। He also talked about the Turkey's limitation, और यहाँ पे इसने पोलैंड की भी बात की है क्योंकि पोलैंड भी एक टाइम के अंदर जर्मनी ने एनेक्स करने की कोशिश की थी। एंड फाइनली इन्होंने वर्ल्ड पीस के लिए एक चीज़ बताया है that we need to have international organization। बोले ऐसा नहीं चलेगा, बोले एक दूसरे के साथ ट्रीटी करके बोले हम युद्ध नहीं करेंगे एंड ऑल दिस थिंग्स। वी नीड टू फोकस ऑन वर्ल्ड पीस एंड दिस वर्ल्ड पीस कैन ओनली बी अचीव्ड इफ वी गो फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल लेवल कोऑपरेशन एफर्ट। और वो कैसे करेंगे, बोले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। और फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि 1919 में जब ट्रीटीज होती है तो आपको जानकारी मिलती है कि वही ट्रीटीज के अंदर लीग ऑफ नेशन भी उभर के आएगा। ओके, तो वुडरो विल्सन बिकेम द फर्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल। उनकी जो पॉलिसी थी 14 पॉइंट जो थे, 14 सूत्रीय उनका जो कार्यक्रम था, वो गाइडिंग पॉइंट रहता है युद्ध खत्म करने के पीछे। बोले युद्ध खत्म भी होना चाहिए, वर्ल्ड पीस भी करनी चाहिए, और ये सिस्टम थी। फाइनली यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पेरिस के अंदर लोग मिलते हैं और वर्ल्ड लीडर्स खास करके मिलते हैं। अब पेरिस के अंदर बिग 4 की मीटिंग होती है जनवरी 1919 में। युद्ध खत्म होने के बाद जर्मनी हार गया था, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 4 लोग बैठे थे खास करके। एक तो थे वुडरो विल्सन खुद, यहाँ पे इटली के प्राइम मिनिस्टर थे ऑर्लैंडो, ये थे फ्रांस के लीडर थे क्लेमेंसो, और यहाँ पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे लॉयड जॉर्ज। ये चारों के चारों मिल बैठे 4 यार। यहाँ पे ये लोग पेरिस के अंदर मिलते हैं और डिसाइड करेंगे वर्ल्ड के फ्यूचर को लेके। खैर पेरिस के अंदर जर्मनी हार चुका था, इसके लिए जर्मनी को नहीं बुलाया गया था। सेकंड था रशिया जो विनिंग फोर्सेस के अंदर था, बट रशिया ने इन बिटवीन ही विड्रॉ कर दिया था वॉर से। सेकेंडली रशिया कम्युनिस्ट कंट्री बन चुका था तब तक, और ये जितने भी फोर्सेस थे, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो कि इटली हो, उनको ये कम्युनिस्ट रशिया पसंद नहीं था। इसके लिए रशिया को भी कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं बुलाया गया था। ओके, सो देयर वर 4 पीपल, वन वाज ऑर्लैंडो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, लॉयड जॉर्ज ब्रिटेन, वुडरो विल्सन, इनके ही 14 पॉइंट्स के कार्यक्रम थे, और इसके बाद चौथे थे आपके क्लेमेंसो। अब देखेगा कि ये चारों के चारों लोग आए ना यहाँ पे मिल बैठे 4 यार, इनका सबका अपना एजेंडा था। कॉज इनको बेसिकली एक चीज पता थी कि वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर टूट गया। अब बैलेंस ऑफ पावर कैसे मेंटेन करना है उसके लिए सबकी अलग अलग आइडियोलॉजीज थी, और यही आइडियोलॉजीज के कारण ये लोग जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मिलते हैं तो यहाँ पे डेविड लॉयड जॉर्ज जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका एक अलग ओपिनियन था। उनका मानना था कि जर्मनी को पनिश करना पड़ेगा। बोले इतना बड़ा इसने वॉर किया है, और अल्टीमेटली आपको जानकारी होगी कि हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विनर्स। बोले इतिहास जो जीतता है वही लिखता है। जर्मनी लूजिंग साइड के अंदर था, तो ब्रिटिश और जितने भी अपोजिशन फोर्सेस थे उन्होंने जर्मनी को कंपेल कराया। अब ये लोग क्या करेंगे कि ब्रिटेन को पता था कि बैलेंस ऑफ पावर टूट गया, इसके लिए बैलेंस ऑफ जो वॉर हुआ, तो ब्रिटेन बोलता था कि जर्मनी को पनिश करो, बट हार्शली मत पनिश करना।
ब्रिटेन को पता था कि भाई जर्मनी की नेवी जो थी उसके कारण यहाँ पे युद्ध हुआ है, तो ब्रिटेन चाहता था कि कुछ भी हो जाए यहाँ पे आपको जर्मन नेवी को खत्म कर देना है, और कुछ करो कि ना करो पर जर्मनी की नेवी को आपको खत्म करना पड़ेगा। ओके, सो दिस गाय हैड दिस ओपिनियन कि मुझे कुछ भी करके जर्मनी को डिफीट करना है, उसको ऊपर ह्यूमिलेट नहीं करना है, उसको गुस्से नहीं दिलाना है। जो जर्मनी ने फ्रांस को लेके किया था वो चीज नहीं होगी। ओके, सो यू विल सी कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो लॉर्ड जॉर्ज जो थे उनका ओपिनियन कुछ अलग था, जर्मनी के साथ ट्रीटी कैसे करेंगे। दूसरे थे जेंटलमैन जिनका नाम था वुडरो विल्सन। अभी वुडरो विल्सन मैंने आपको बताया कि ही वांटेड अ बेटर एंड पीसफुल वर्ल्ड। अब देखिएगा कि वुडरो विल्सन ओपन डिप्लोमेसी की बात करते हैं, ओपन सी की भी बात करते हैं। अभी ओपन सी और फ्री ट्रेड की बात करेंगे तो दोनों के अंदर आपको जानकारी मिलती है कि अमेरिका का इंटरेस्ट यहाँ पे सबसे मेन था। ओपन सी रहेगा तो अमेरिका की शिप्स जो है वो आराम से घूम सकेगी। सेकेंडली, इकोनॉमिक बैरियर्स हटा दोगे, फ्री ट्रेड करोगे, तो और कोई कंट्री था बनाने वाला सबसे ज्यादा गुड्स उस टाइम के अंदर नहीं था, क्योंकि अमेरिका ने ही इन लोगों की मदद की थी। हमने आउटकम्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर देखा है। ओके, सो इन्होंने बताया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जिसका नाम लीग ऑफ नेशंस रखा गया था, कि जो कॉन्फ्लिक्ट आपको रखा सर। सेकेंडली, इन्होंने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन भी बताया है कि जितने बड़े बड़े एम्पायर्स टूट गए हैं, वो एम्पायर्स के जितनी भी टेरिटरी थी, वो टेरिटरी को फिर से कोई साम्राज्य का भाग नहीं बनाना है। से फॉर एग्जांपल द ऑटोमन एम्पायर ब्रोक, ओके, वो टूट गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमन एम्पायर के जितने भी पार्ट्स है वो अभी ब्रिटेन और फ्रांस अपने हाथ के अंदर ले लेंगे। एंड दिस गाय ऑल्सो वांटेड दैट जर्मनी ऑल द थिंग, जो जर्मनी को आपको पनिश करना है तो आपको वो सब फेयर होना चाहिए, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। आपको लगता है कि क्या जर्मनी ने युद्ध किया है तो भी उसके लिए फेयर रहो, उसको उतना परेशान मत करो, तो ये चीज करने की कोशिश की थी। और तीसरे यहाँ पे जो जेंटलमैन थे उनका नाम था क्लेमेंसू। अब क्लेमेंसू तो वही था, उनको तो है ना, वो तो फैजल खान थे। फैजल खान अगर आपको जानकारी होगी तो फैजल खान क्या बताता है, बोले पप्पा का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। क्यों? क्योंकि क्लेमेंसू को याद था कि जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ तो पेरिस के जो किला था राजा का, वो पेरिस के राजा के किले के अंदर यहाँ पे होता, द फोर्ट और द पैलेस ऑफ वर्साई in which the German unification took place। तो क्लेमेंसू ये बताता है जब मीटिंग के अंदर, बोले I can still hear the horses and the thumping of the horses, जो जर्मन हॉर्सेस यहाँ पे हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की करके जो आए थे ना आप लोग, हमको याद है। तो बदला लेंगे हम आपसे, इतना बदला लेंगे कि आप खड़े ना हो पाए। हमको आइसोलेट कर दिया था बेटा, बोले हम तुमको देखिए ऐसा खत्म कर देंगे। तो फ्रांस को सबसे ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि फ्रांस चाहता था कि बदला लिया जाए, रिवेंज लिया जाए। तो एसेंशियली ये जो क्लेमेंसू था, क्लेमेंसू बोलता है कि जर्मनी को सबसे ज्यादा सफर करना चाहिए। अब देखिएगा कि ब्रिटेन और अमेरिका ने ऐसा नहीं बताया कि जर्मनी को सबसे ज्यादा सफर करना चाहिए, अमेरिका ने तो यहां तक बोल दिया कि जर्मनी को फेयर रखना है। बट ये क्लेमेंसू यहां पे डिसाइड करता है कि जर्मनी को क्रिपल कर दो, बोले कंप्लीट कर दो, क्योंकि फ्यूचर में जर्मनी की थ्रेट होनी नहीं चाहिए। अब देखिएगा कि जो चीज बिस्मार्क ने किया है वही चीज क्लेमेंसू करेगा। जैसे ही जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ और बिस्मार्क ने फ्रांस को अलग थलग करने की कोशिश की थी, वही अलग थलग करने की कोशिश यहाँ पे क्लेमेंसू करता है। और क्लेमेंसू डिसाइड करता है कि जर्मनी को इतना तोड़ दो, इतना तोड़ दो, इतना तोड़ दो कि वो कहीं खड़ा ही ना हो सके। खास करके जर्मन टेरिटरीज जो उसका सबसे ज्यादा बेस बनाती है वो भी बना दो। सेकेंडली, फ्रांस के लोगों की डिमांड भी ऐसी थी कि कुछ भी हो जाए जर्मनी को खर्चा भी देना पड़ेगा लोगों के हिसाब से, जमीन के हिसाब से, क्योंकि जर्मनी इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द वॉर। और खास करके 1870 से लेके 1914 तक, जब तक यहाँ पे वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, तब तक जर्मनी ने फ्रांस को बहुत परेशान किया है। तो आज फिर है ना कि ऊंट आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बोले अब तो अच्छा खासा इसके ऊपर बदला लिया जाएगा। ओके, तो जर्मनी के साथ बहुत ही रिवेंजफुल टेक्निक यहाँ पे दरकरार करने की कोशिश की गई थी, ये बिग थ्री फोर्सेस के द्वारा। चौथे हुआ करते थे आपके एसेंशियली इटली के पीएम, और इटली के पीएम के साथ थोड़ा धोखा हो जाता है, क्योंकि इटली को 1915 के अंदर मैंने आपको बताया जो लंदन एग्रीमेंट हुआ था, ये लंदन एग्रीमेंट के अंदर उनको बहुत सारी टेरिटरीज प्रॉमिस की गई थी। बट ये टेरिटरीज बेसिकली जब पेरिस पीस ट्रीटी होती है तो इटली को दी नहीं जाती है, और इसके कारण इटली के प्राइम मिनिस्टर ऑर्लैंडो साहब जो थे, उनको ऐसे भी इंग्लिश का थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन का तकलीफ था, और बाकी के तीनों
तीनों अच्छा खासा इंग्लिश बोल देते थे, तो इसके कारण ऑर्लैंडो साहब वहाँ से इटली से पेरिस से कट लेंगे और यहाँ पे फाइनली इटली यहाँ पे ज़्यादा पिक्चर में नहीं रहता है। खैर उसके अंदर नहीं जाते हुए मैं आपको पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के अंदर लेके जाना चाहूँगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि 3 लोगों का रोल था पेरिस के अंदर और तीनों के ओपिनियंस अगर आप देखोगे तो सबके सब ओपिनियंस अलग अलग थे। फाइनली ये लोग जनवरी 1919 से मिलते और उसके बाद 1919 के अंदर ही यहाँ पे इन्होंने अलग अलग ट्रीटीज की। ये ट्रीटीज जो भी लूजिंग पावर हुआ करते थे, जो लोग ये युद्ध हार गए थे उनके साथ की थी। जैसे ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मेन की ट्रीटी की, जैसे बल्गेरिया के साथ न्यूएली की ट्रीटी की। न्यूएली इज अ प्लेस नियर पेरिस, पेरिस के साथ ही न्यूएली करके जगह है, वहाँ पे इसके साथ ट्रीटी कर दी। सेकेंडली ये सेंट जर्मन के ट्रीटी के अंतर्गत ऑस्ट्रिया को बोल दिया गया कि आज के बाद आप लोग यहाँ पे डिसआर्मामेंट की तरफ चले जाओगे, आप अपनी आर्मी नहीं बना पाओगे, यू ऑल्सो हैव टू पे द वॉर रिपेरेशंस। बोले जो खर्चा हुआ है वो खर्चा भी ऑस्ट्रिया को देना पड़ेगा। साथों साथ ऑस्ट्रिया का बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था, वो एम्पायर को कहा जाता था हैब्सबर्ग एम्पायर। वो हैब्सबर्ग एम्पायर एसेंशियली उसको तोड़ दिया गया है, इट वाज ब्रोकन इनटू पीसेस। और खास करके ऑस्ट्रिया से अलग अलग कंट्रीज उभर के आए, जैसे एक आया ऑस्ट्रिया खुद, दूसरा आया हंगरी, तीसरा आया जेकोस्लोवाकिया, चौथा आया यूगोस्लाविया। यू विल सी कि दूसरे एरियाज की भी जो पॉपुलेशन थी वो थोड़ी बहुत ऑस्ट्रिया के अंदर रखी गई और ऑस्ट्रिया का जो पावर था वो पावर को एक एक करके ये सब के सब कंट्रीज ने तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने माना कि ऑस्ट्रिया इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दी वॉर। द सेम वे ट्रीटी ऑफ न्यूली जो बल्गेरिया के साथ की गई थी और बल्गेरिया के अंदर में जितने भी एरियाज थे, बल्गेरिया का जैसे यूगोस्लाविया के साथ कन्फ्लिक्ट था तो रोमानिया के साथ कन्फ्लिक्ट था, तो थोड़े एरियाज रोमानिया को दे दिए गए, थोड़े एरियाज यहाँ पे ग्रीस को दे दिए गए और खास करके बल्गेरिया के जितने भी टेरिटोरियल कंसोलिडेशन और टेरिटोरियल क्लेम्स थे उनको भी इसने शांत करने की कोशिश की है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा ट्रीटी होता है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ ट्राइनॉन, जो हंगरी के साथ किया जाता है। एंड फाइनली ट्रीटी ऑफ सिवरेस विद टर्की। यू विल सी कि थ्रू दिस ट्रीटी ऑफ ट्राइनॉन दी हंगरियन, क्योंकि एक ही एम्पायर था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, ऑस्ट्रिया को अलग कर दिया, हंगरी को अलग कर दिया। एंड यू विल सी कि यहाँ पे ये ट्राइनॉन की ट्रीटी के थ्रू यू विल नो दैट द ऑस्ट्रियन पावर वाज आल्सो रिड्यूस्ड इन अ लार्ज वे और यहाँ पे जो हंगरियन पावर था उसको भी इन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी। फाइनली यहाँ पे टर्की का नंबर आएगा, केक कटेगा, सबके अंदर बटेगा और टर्की की बात आएगी क्योंकि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच और अमेरिकन नेशनल्स जितने भी वहाँ पे मौजूद थे ट्रीटीज के अंदर, उनको लगता था कि भाई टर्की भी यहाँ पे उतनी ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है वॉर के लिए। और इसके बाद आपको जानकारी मिलती है कि ये जो ऑटोमन एम्पायर था वो ऑटोमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है। ये डिसइंटीग्रेशन के बाद मैंने आपको बताया कि ये जो खलीफ बैठता था वो खलीफ की पोस्ट को अबॉलिश कर दिया जाता है। बहुत सारे टर्की की कॉलोनीज थी, वो सब कॉलोनीज यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, ये लीग ऑफ नेशन को दे दिया जाएगा। बोले आज के बाद टर्की की कोई टेरिटरीज रहेंगी नहीं, ऑल द टेरिटरीज विल बी गिवन टू लीग ऑफ नेशन, जो अफ्रीका के अंदर हुआ करती थी अलग अलग। दूसरा एक कंट्री बना दिया जिसका नाम था अर्मेनिया। इसके साथ साथ ग्रीस और सीरिया को भी थोड़ी बहुत टेरिटरीज जो टर्की के अंदर थी उसको भी दे दिया गया है। ओके, सो यू विल सी कि अलग अलग एरियाज के अंदर यहाँ पे इन्होंने ट्रीटी करने की कोशिश की थी और इसी के बाद से यहाँ पे ये जो लीग ऑफ नेशन फॉर्म किया था, ये लीग ऑफ नेशन ने यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस को यहाँ पे मैंडेट दे दिया और ये मैंडेट सिस्टम के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने टर्की की जो टेरिटरीज थी वो टेरिटरीज अपने दायरे के अंदर लेने की कोशिश की है। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर कि लीग ऑफ नेशन के अंदर किस तरह से आता है, हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द रोल ऑफ लीग ऑफ नेशन। फाइनली जून 1919 का समय आया 1919 एंड इन जून 1919 अ ट्रीटी वाज साइंड व्हिच वाज नोन एज द ट्रीटी ऑफ वर्साए। अब देखेगा क्लेमेंसो बोलेगा कि भाई अब बदला शुरू हो रहा है, आपने यही वर्साए के पैलेस के अंदर जर्मनी को यूनिफिकेशन किया था, यहाँ पे आपने एक टोस्ट किया था, जर्मनी के राजा जो काइजर विलियम I हुआ करते थे और बिस्मार्क बोले आपने उस दिन पार्टी की थी, वो पार्टी का बदला लिया जाएगा यहाँ पे। और ये बदले के तौर के ऊपर जर्मनी को खास करके 3 चीज़ों में ये लोग तबाह करने की कोशिश करेंगे। एक तो जर्मन लैंड, जर्मन टेरिटरी, उसको तोड़ दिया जाए। सेकेंडली जर्मन इकोनॉमी, उसको तोड़ दिया जाए। और ये सब चीज़ें होगी तो जर्मन मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है उसको भी तोड़ देंगे। हेंस इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी विच वाज डिक्टेटेड बाय फ्रांस
टू डिफीट एंड आइसोलेट जर्मनी, और जो बैलेंस ऑफ पावर जो है, जो जर्मनी ने तोड़ने की कोशिश की थी, वो पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पे एक ही झटके में ये लोग व्हाइट वॉश फिर से वो है ना उसको रब करने की कोशिश करेंगे। अब एक एक करके मैं ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर चला जाता हूँ और ट्रीटी ऑफ वर्साई के प्रोविजंस क्या थे। बहुत सारे हिस्टोरियंस ये भी बताते हैं कि दैट द सीड्स, प्रश्न लिखेगा कि दैट द सीड्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर सोन इन ट्रीटी ऑफ वर्साई। बोले दूसरे विश्व युद्ध के जो बीज थे वो वर्साई की संधि के अंदर ही डाले गए थे, क्योंकि वर्साई की संधि इतनी डिस्क्रिमिनेटरी थी जर्मन्स के लिए, और इसी के कारण जर्मनी के अंदर एक इंसान पैदा होता है, मतलब वो उभर के आता है जिसका नाम था हिटलर, और वो हिटलर यहाँ पे वर्साई की संधि के आधार के ऊपर ही यहाँ पे पावर कैप्चर करने की कोशिश करेगा। ओके, सो विल ट्राई टू सी कि जून 1919 ट्रीटी ऑफ वर्साई जर्मनी के साथ कैसे की जाती है। बेसिकली ये वर्साई की संधि को अगर आपको याद रखना हो तो आपको यहाँ पे ये गार्गल करके पोस्ट है उसको याद रख सकते हो। ओके, जर्मनी का लैंड लॉस, आर्मी लॉस, जर्मनी वाज मेड टू पे रिमेरेशंस एंड वॉर गिल्ट क्लॉज, लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, और यहाँ पे छोटे मोटे एक्स्ट्रास भी थे जो इसके साथ ही जुड़े हुए थे। ओके, सो व्हाट वर द की टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साई, एक एक करके हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। खैर, ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जर्मन टेरिटरीज और जर्मन लैंड लॉस की बात करेंगे। सबसे पहला लॉस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि फ्रांस नाम का जो प्रदेश था, जो फ्रांस से जर्मनी ने, मैंने आपको बताया जब 1870 के अंदर यूनिफिकेशन होता है तो इन दिस यूनिफिकेशन ये फ्रांस यहाँ से जर्मनी ने फ्रांस से जो दो एरियाज ले लिए थे, अल्सेस और लोरेन, तो वो फ्रांस लेने की कोशिश करेगा। सेकेंडली, बहुत सारी टेरिटरीज बेल्जियम की जर्मनी ने पढ़ ली थी। क्यों? क्योंकि जब 1914 के अंदर यहाँ पे जब वॉर को ओपन किया गया फ्रंट को, तो वाया बेल्जियम ही इसने जाने की कोशिश की थी, तो उसको भी इसने कंट्रोल किया। तीसरा, स्लेशविक करके जो एरिया था, आपको जानकारी होगी कि 1870 के अंदर जब यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का, तो स्लेशविक और हॉलस्टीन ये दोनों एरियाज जर्मनी ने डेनमार्क से लिए थे। तो फिर से जो नॉर्दर्न स्लेशविक वाला जो पोर्शन था वो एरिया किसको दे दिया गया? दैट एरिया वॉज गिवन टू दी डेनमार्क। यू विल ऑल्सो सी दैट सम एरियाज वर गिवन टू पोलैंड, जैसे खास करके वेस्ट प्रशिया और पोजेन करके एक जगह थी, वो पोलैंड को दे दी गई है। और यहाँ पे एक जगह थी जिसका नाम था डेंजिग पोर्ट। अब देखेगा कि ये डेंजिग पोर्ट बेसिकली पोलैंड का ही एरिया था, बट इसको दे दिया गया है कि लीग ऑफ नेशंस के अंदर में। अब ये जो लीग ऑफ नेशंस है ये भी ट्रीटी ऑफ वर्साई से ही बन के आता है। अब देखेगा कि ये डेंजिग पोर्ट के कारण ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा, क्योंकि ऑन 1 सितंबर 1939 हिटलर जब ये डेंजिग पोर्ट को अनेक्स करने की कोशिश करेगा और वहाँ से पोलैंड को डायरेक्टली अनेक्स करने की कोशिश करेगा, तो फिर से ब्रिटेन और फ्रांस यहाँ पे उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल दिस एरियाज बिलोंग टू जर्मनी, जैसा एल्सेस लोरेन हो, बेल्जियम के एरियाज कैप्चर किए थे, स्लेशविक था, वेस्ट प्रशिया और पोजेन उसके अंदर में था, डेंजिग एरिया उसके अंडर में था, जैसे एक और एरिया था जर्मनी के अंदर जिसका नाम था मेमल, वो लिथुआनिया को दे दिया गया। यू विल ऑल्सो सी कि जर्मनी का एक बहुत ही मिनरल रिच एरिया हुआ करता था, जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स थे, आयरन एंड कोल के रिसोर्सेज थे, उसको कहते हैं सार रीजन। ये सार रीजन बेसिकली लीग ऑफ नेशन को दे दिया जाता है 15 साल के बाद, और लीग ऑफ नेशन ने बताया कि फ्रांस विल हैव द मिनरल राइट्स, मतलब यहाँ से जितने भी रिसोर्सेज निकलेंगे ये रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल किसका है? फ्रांस का। एंड आफ्टर 15 ईयर्स ये एरियाज के अंदर यहाँ पे प्लेबिसाइट होगा, और प्लेबिसाइट होने के बाद वहाँ की पीपल डिसाइड करेंगी कि इनको जर्मनी के अंदर रहना है, फ्रांस के अंदर रहना है कि कहीं और रहना है। बट खैर जर्मनी को तोड़ने की कोशिश की गई थी ये सार के रीजन को फ्रांस को देने के बाद। साथों साथ जर्मनी के और भी एरियाज से इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया जो जर्मन टेरिटरीज के अंदर या उनके कंट्रोल में आते थे, उनको ये लीग ऑफ नेशन ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी, ये ट्रीटी ऑफ वर्साई ने इनको इंडिपेंडेंट कर दिया और बोल दिया कि भाई आज के बाद तुम आजाद हो, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। सो यू विल सी कि कंटिन्यूअसली जर्मनी को तोड़ने की कोशिश की गई और ये कंटिन्यूएशन यहाँ पे चलता रहा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसके कारण भी हुआ था कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैक्ट बनाया था। तो ये ट्रीटी ऑफ वर्साई ने इतना भी डिसाइड किया कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया आज के बाद कोई भी पैक्ट नहीं करेंगे, उनके बीच में कोई भी यूनियन नहीं होगा। अब देखेगा कि व्हेन द फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में
हिटलर डायरेक्ट फिर ऑस्ट्रिया को एनेक्स ही कर देगा, बोले हम तो यूनियन कहाँ कर रहे हैं, हम तो ऑस्ट्रिया को बोल रहे हैं कि हमारे अंडर ही आप ज्वाइन हो जाओ। सो यू विल सी कि हिटलर की पॉलिसीज भी ऐसी इसके पीछे जिम्मेदार थी, जो कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके गई। खैर हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्साई की बात कर रहे थे, ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर वापिस आएंगे। साथों साथ जर्मनी की अफ्रीका के अंदर टेरिटरीज थी, जो मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं जर्मनी ने जहाँ पे जो 1885 के अंदर बर्लिन के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ से उसको थोड़ी मिली थी, वो सब टेरिटरीज भी लीग ऑफ नेशन के अंदर आई। और लीग ऑफ नेशन ने मैंडेट सिस्टम के आधार के ऊपर मैंडेट किसको दिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस को, कि भाई तुम ये टेरिटरीज को कंट्रोल करिएगा, आप इसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हो। सेकेंडली, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए मैंने आपको बताया कि जर्मनी की मिलिट्री स्ट्रेंथ थी उसको रिड्यूस किया गया। क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि अगर जर्मन आर्मी स्ट्रांग हो गई तो क्या होगा, फिर से भविष्य के अंदर कोई ना कोई जर्मनी के अंदर आएगा इंसान जो बदला लेने की कोशिश करेगा। और ये ट्रीटी ऑफ वर्साई ने बताया कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द जर्मन आर्मी स्ट्रेंथ हैज बीन लिमिटेड टू 1 लाख मैक्सिमम, बोले 1 लाख से ज्यादा यहाँ पे जर्मनी की आर्मी नहीं रहेगी। साथों साथ ये ट्रीटी ऑफ वर्साई ये भी बताता है कि आज के बाद जर्मनी के अंदर जो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, जिसको कॉन्स्क्रिप्शन कहा जाता था, क्योंकि 18 वाला जो भी जो हाई स्कूल से अप वाला जो भी इंसान होगा उसको 2-3 साल तक आर्मी के अंदर सर्विस देना है, वो सब कुछ बंद कराने की कोशिश की गई थी। साथों साथ यहाँ पे फ्रांस ने खास करके एक चीज ध्यान रखी कि जर्मनी आज के बाद कोई टैंक ना बना पाए, कोई आर्मर कार्ड ना बना पाए, यहाँ पे कोई भी एयरक्राफ्ट या सबमरीन्स ना बना पाए। और जर्मनी की जो शिप्स थी वो शिप्स की संख्या बोल दी गई कि ओनली 6 नेवल शिप्स विल बी अलाउड टू बी केप्ट अंडर द जर्मन रूल। ओके, तो 6 से ज्यादा यहाँ पे शिप्स यहाँ पे जर्मनी रख नहीं सकता। साथों साथ फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक और एरिया हुआ करता था जिसका नाम था राइनलैंड, और फ्रांस को डर लगता था कि ये जो राइनलैंड करके एरिया है वो फिर से अगर जर्मनी ने यहाँ पे मिलिटराइज कर दिया, यहाँ पे अपनी आर्मी भेज दी, तो हो सकता है कि 2-4 महीने के बाद फिर से ये आर्मी फ्रांस के ऊपर अटैक कर देगी। इसके लिए फ्रांस ने बताया कि ये जो राइनलैंड करके एरिया है, ये राइनलैंड को हम लोग को डिमिलिटराइज करना पड़ेगा। नो मोर आर्मी इज अलाउड टू ऑक्यूपाई दैट लैंड, उसको आपको न्यूट्रल कर देना है। आप देखेगा कि ये राइनलैंड को लेकर नेपोलियन और बिस्मार्क के बीच में भी थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई थी जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा था। इसके साथ साथ इकोनॉमिकली भी जर्मनी को फटका देने की कोशिश की गई, और ये जितने भी कंट्रीज थे ये लोग जर्मनी को बोले कि भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर, देखिएगा, और उसको कहा जाता है वॉर गिल्ट क्लॉज। ऐसा ही वॉर गिल्ट क्लॉज ये लोग मीर जाफर के ऊपर लेके आए थे। जब बैटल ऑफ प्लासी खत्म होता है तो बैटल ऑफ प्लासी खत्म होने के बाद इंग्लैंड यहाँ पे मीर जाफर को बोलता है कि तुमको सालाना 2 करोड़ रुपया देना पड़ेगा क्योंकि बंगाल ने यहाँ पे युद्ध किया है। ओके, बंगाल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। जर्मनी वॉज मेड टू पे द वॉर रिपेरेशंस डन फॉर द डैमेज डन टू द अलाइज। और कितना था आप सोच सकते हो, बोले 6600 मिलियन पाउंड्स, पूरे 6600 मिलियन पाउंड, 6.6 बिलियन डॉलर्स आपको देने का, बिलियन पाउंड देने की बात कर रहा है। इतना सारा पैसा, जर्मनी का जो एम्बेसडर वहां पे ट्रीटी करने गया था वो चिल्ला उठा, बोले भाई साहब इतना पैसा तो हमने बाप जिंदगी में देखा नहीं है, जर्मनी की करेंसी ऑलरेडी इतनी डाउन हो गई है और आप इतना डाल रहे हो। तो ब्रिटेन और फ्रांस उसमें भी चक्कर लेके आए, बोले कोई बात नहीं, आपको खर्चा, आपको ज्यादा पैसा लग रहा है, एक काम करेगा, आपको हम लोग EMI करके देते हैं 100 साल का। तो EMI करके दे दिया था जर्मनी को, बोले सालाना 66 मिलियन पाउंड आप देते रहिएगा 100 ईयर्स तक। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर जर्मनी अगर वो फॉलो कर रहा होता तो अभी आज 2016 हुआ है तो 3 साल और लगते जर्मनी, क्योंकि 2019 में उसका EMI खत्म होता, अभी भी उसको कुछ 200 मिलियन पाउंड के आसपास पैसा देना होता। बट खैर, व्हाट आई मीन टू से कि ये जो ट्रीटी थी वो ये ट्रीटी इतनी डिस्क्रिमिनेटरी थी कि बात मत करो। राइट फ्रॉम लैंड, राइट फ्रॉम इकोनॉमी, राइट फ्रॉम आर्मी, जो जर्मनी का जो मेन बेस था वो सब कुछ तोड़ दिया गया। लैंड के साथ साथ जर्मनी के जितने भी रिसोर्सेज थे, ये रिसोर्सेज भी वापस खींचने की कोशिश की गई है। एंड ऑल दिस बिकेम अ फैक्टर ऑफ रिवेंज फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि कहने का बात यही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो होता है तो
तो हिटलर इसमें से एक एक करके हर एक यहाँ पे जितने भी प्रोविजन से ट्रीटी ऑफ वर्साई के वो सब तोड़ेगा, और जर्मनी की प्रजा उसको ऑलमोस्ट उसको फेवर करती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये ट्रीटी बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है, और इसके लिए कोई हिस्टोरियन ने बताया है कि सीड्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर सोन इन द ट्रीटी ऑफ वर्साई। बोले दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो वर्साई की संधि ने ही कर दी थी, या पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस भी बोल सकता है। तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब जर्मनी यहाँ पे इतना सारा बढ़ रहा था आगे, और उसको रोका गया अचानक से वॉर के बाद, और उसको तोड़ने की कोशिश की गई, जो चीज बिस्मार्क ने की थी वही चीज क्लेमेंसो करेगा, क्योंकि वो एबीसी ऑफ डिप्लोमेसी भूल गया था, और क्लेमेंसो ने भी फिर से जर्मनी को अपना परमानेंट एनिमी मान लिया था। तो एक हिस्टोरियन बोलते हैं कि क्लेमेंसो आल्सो सफर्ड फ्रॉम जर्मनोफोबिया। बोले लाइक द जर्मन्स सफर्ड फ्रॉम फ्रेंचोफोबिया, द फ्रेंच पीपल सफर्ड फ्रॉम द जर्मनोफोबिया, और दोनों एक दूसरे को परमानेंट एनिमी मान लेते हैं, और इसी के चक्कर में एक दूसरे को तबाह करने की कोशिश करेंगे, और ये तबाह करने के चक्कर में फिर से यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। सो यू विल सी कि यहाँ पे एक और प्रोविजन भी डाला गया था, वो प्रोविजन था लीग ऑफ नेशंस का, और ये लीग ऑफ नेशंस के अंदर बहुत सारी जर्मन टेरिटरीज जो थी वो भी यहाँ पे उसके हद के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। अब मुद्दा ये आता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साई जर्मनी के साथ जो लीग ऑफ नेशन फॉर्म किया गया, हमने देख लिया किस तरह से होता है जेनेवा के अंदर 1919 में। स्विट्जरलैंड यूज्ड टू बी अ न्यूट्रल टेरिटरी, उसके अंदर हम लोग नहीं जाते हैं, और इसको कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव से फॉर्म किया गया था। ओके, तो अच्छा काम कर सोचा तो गया था लीग ऑफ नेशन का। खैर, हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे कि ये ट्रीटी ऑफ वर्साई, आपको अब मैप दिखा देता हूँ और मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दिस ऑरेंज एरिया एज यू कैन सी इज द एरिया ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन. That territory was lost by Germans and it was taken under the French. दूसरा आपको ये जो रेड वाला दिख रहा है that is the area of सार, और ये सार को बेसिकली क्या बोला गया, 15 ईयर्स तक आपको क्या करना है, डीमिलिटराइज, सॉरी, ये लीग ऑफ नेशन के कंट्रोल में होगा, और अल्टीमेटली फ्रांस को इसके राइट्स दे दिए गए, मिनरल राइट्स, जो जर्मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तीसरा एरिया हुआ करता था आपका राइनलैंड का, और ये राइनलैंड को बेसिकली फ्रांस ने बफर बनाने की कोशिश की थी कि इसको डीमिलिटराइज कर दो, आज के बाद यहाँ पे कोई भी आर्मी जर्मनी नहीं रख पाएगा। खैर, जर्मन आर्मी भी 1 लाख से मैक्सिमम रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी, टोटल डिफेंस फोर्सेस, नॉट द आर्मी इटसेल्फ। जर्मनी वाले ने बताया कि भाई हमारे यहाँ पे वॉर हुआ है, वॉर के बाद बहुत एनार्की है, वी नीड टू हैव मोर फोर्सेस, पर ब्रिटेन और फ्रांस ने उसको एक झटके में मना कर दिया कि नहीं भाई, हम तुम पे फुटी कौड़ी का भी भरोसा नहीं रखते हैं, तुम कल उठ के वॉर डिक्लेयर कर दोगे आर्मी अगर बढ़ा दी तो, नहीं, हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पे वॉर ना हो। ओके, सो यू विल सी दैट द एरियाज ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन वर गिवन बैक, the areas of Saar were ultimately controlled by France, Rhineland was demilitarized and the areas were also given to Belgium as well. Okay, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे चेंज करने कराने की भी कोशिश की गई थी। So you will see that the map of Europe was redrawn. मैंने बताया कि रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज आपका टॉपिक है, ये रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज आपका बहुत ही कंटिन्यूअस टॉपिक है। ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर कि इट्स अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, और ये चलता रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई जो था, या पेरिस पीस ट्रीटी, जो पेरिस के अंदर जो पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ, दैट कैन बी ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज। सो डोंट ट्राई टू कन्फाइन योरसेल्फ कि खाली यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली इज ओनली टॉपिक रिलेटेड टू द रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज। ओके, तो खैर यू गॉट द पॉइंट कि डेंजिग पोर्ट, एज यू कैन सी हियर इन द अपर पार्ट, ये डेंजिग पोर्ट वाज मेड अ फ्री सिटी एंड द लीग ऑफ नेशन व्हिच यूज्ड टू बी इन दिस जर्मन कंट्रोल। ओके, पोलैंड को अलग कर दिया गया है, पॉलिश कॉरिडोर बना दिया गया, पोजेन वो फिर से पोलैंड को दे दिया जाता है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया का जो यहाँ पे यूनियन बनाने की बात की गई थी वो भी तोड़ दी गई है। सार रीजन के बारे में, अल्सस के बारे में बात की है हमने, डिमिलिटराइजेशन ऑफ राइनलैंड की बात की है। ओके, बेल्जियम के जो थोड़े बहुत एरियाज चले गए थे वो भी उसको वापस देने की बात की है। जर्मनी की जो फॉरेन के अंदर टेरिटरीज थी, जो कॉलोनीज हुआ करती थी, वो भी दे दी गई है। इवन स्लेशविक करके जो एरिया था, जो यहाँ पे जर्मनी के यूनिफिकेशन के दौरान उसने कैप्चर किया था, वो स्लेशविक करके रीजन किसको दे दिया गया है, वापिस यहाँ पे हॉलैंड को दे दिया गया है। एंड द न्यू गवर्नमेंट, उसको कहा जाता था वाइमार रिपब्लिक। ओके, सो अल्टीमेटली यू विल सी कि जर्मनी को तोड़ने की कोशिश की गई थी ये ट्रीटी ऑफ वर्साइले के द्वारा। ओके, सो नो यूनियन, रिपेरेशन, जर्मन टेरिटरीज, राइनलैंड, जर्मन नेशनल टेरिटरी को किस तरह से जर्मनी की आर्मी रिड्यूस करना, वॉर गिल्ट क्लॉज, आपको हर एक
हर एक चीज़ है ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर चली जाएगी। और इसके लिए बहुत सारे ऑथर्स इसको कहते हैं कि इट इज़ अ ट्रीटी विच इज़ फुल ऑफ रिवेंज। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बदला ये ट्रीटी ऑफ वर्साई के द्वारा ही लिया गया है। अब मुद्दा यहाँ पे आता है कि डू यू थिंक दैट द ट्रीटी ऑफ वर्साई वाज जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल? क्या आपको लगता है कि वो संपूर्ण रूप से न्यायिक चीज थी और बहुत ही फायदा कराया जर्मनी को कोई नुकसान नहीं गया? और आपको समझ में आता होगा कि ये ट्रीटी ऑफ वर्साई किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए भी उतनी ही जिम्मेदार थी। अगर पूछा गया कि ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर ओपिनियटेड क्वेश्चन, तो आपको दिखता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साई वाज नॉट जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। व्हाई इट वाज नॉट जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल? बिकॉज द जर्मन्स ऑब्जेक्टेड। जर्मनी ने 3-4 मुद्दों के ऊपर ऑब्जेक्शन किया। पहला ऑब्जेक्शन जर्मन्स ने किया कि इट वाज एन एग्जांपल ऑफ डिक्टेटेड पीस। डिक्टेटेड पीस मतलब आपने पेरिस पीस ट्रीटी के अंदर हमको बुलाया है तो आपको उसके जो प्रिंसिपल्स है पीस, क्योंकि आपको पीस करना है, आपको शांति रखनी है, तो हमको भी सुनो भाई साहब। क्या आपकी अकेले की आप हमको अकेले को ब्लेम करते रहोगे ये युद्ध के लिए? दैट इज नॉट फेयर एंड दैट इज नॉट राइट। बट यहाँ पे जर्मनी को डिक्टेटेड एक पीस के थ्रू उसको कंटिन्यू किया गया कि बोले बेटा साइन करना ही पड़ेगा तुमको। सेकेंडली जर्मनी ये बताता है कि भाई मेरे को यहाँ पे हमने ये जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि वी केम अंडर दी गुडविल ऑफ वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन ने बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी बताई थी, उसके फेवर में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट आपने हमको तो वहां पे कुछ नहीं दिया, ऊपर से आपने डिसआर्मामेंट करा दिया। 1 लाख से ज्यादा हम लोग आर्मी नहीं रख सकते। इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन टू से बाय दिस? हम लोग को लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, वो भी नहीं कर सकते। ऊपर से आपने 6600 मिलियन जो पाउंड्स है उसका आपने इतना बड़ा वॉर गिल्ट क्लॉज डाल दिया। भाई हमारी इकोनॉमी खलास हो गई है, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, 1 रुपया भी नहीं दे पाएंगे। ओके, साथों साथ हमारी टेरिटरीज, आपने युद्ध किया और आपने युद्ध करने के बाद अपने टेरिटरीज को तो इंडिपेंडेंट नहीं किया, बट हमारी टेरिटरीज को आपने कैप्चर करके अपने एरिया के अंदर ला दिया लीग ऑफ नेशंस के थ्रू। तो जर्मनी ने ये सब बताया कि भाई दिस इज नॉट राइट, रेदर देन द पीस इट वाज अ ट्रीटी व्हिच वाज हैविंग रिवेंज कैरेक्टरिस्टिक्स। बोले ये तो बदले की भावना से ट्रीटी की गई थी, इसके अंदर बहुत वेंजेंस था, इसके अंदर बहुत ही जहर उगलने की कोशिश की गई थी फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा, एंड दैट इज नॉट राइट। और देखते रहिएगा कि हमारे में से कोई ना कोई इंसान आएगा जो आपको है ना अच्छी तरह से धूल चकाने की कोशिश करेगा। जर्मनी वाज ह्यूमिलिएटेड, जर्मनी वाज नॉट कंसल्टेड, द होल ट्रीटी वाज यूनिलैटरल इन कैरेक्टर। आप बताते हो कि भाई पीस की ट्रीटी करनी है तो पीस की ट्रीटी के अंदर 2 पार्टीज होगी तो दोनों एक दूसरे के साथ बात करेंगी। यहां पे आपने डिक्टेटेड पीस करके रखा है, यहां पे आपने यूनिलैटरली एक तरफी इंपोज कर दिया और बोलते हो पीस की संधि है। दैट इज नॉट पॉसिबल, द ग्रैंड आइडियल्स वर अबॉलिश्ड। ऊपर से यहाँ पे जितने भी जो रेफ्यूजीज थे वो रेफ्यूजीज को आपने यहाँ पे बेघर कर दिया। ऊपर से जर्मन एम्पायर, जो जर्मन टेरिटरी यूरोप के अंदर हुआ करती थी, वो जर्मन टेरिटरीज को भी आपने एक एक करके डिसइंटीग्रेट कर दिया और बहुत सारे जर्मन सिटीजन्स को दूसरे देश के हवाले कर दिया। जैसे एक एरिया था सुडेटनलैंड जहां पे 3 मिलियन से ज्यादा ऑलमोस्ट 30-32 लाख जर्मन नागरिक रहा करते थे, उनको आपने येगोस्लोवाकिया दे दिया है। तो ये कंडीशन जर्मनी को पसंद नहीं थी। दिस वाज द एरिया ऑफ सुडेटनलैंड जो जेकोस्लोवाकिया को दिया जाता है, बट इसके कारण भी जर्मनी के अंदर बहुत गुस्सा था। इसके साथ साथ जर्मनी को इकोनॉमिकली तोड़ने की कोशिश की गई थी। 6600 मिलियंस की रिपेरेशंस देना, कोल और आयरन रिच रिसोर्सेज उससे छीन लेना, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ छीन लेना, ये सब चीजें थी जो जर्मनी को लगता था कि भाई ये पीस की ट्रीटी नहीं है, ये बदले की ट्रीटी है और हम लोग इसका बदला लेंगे और इसका बदला लिया जाता है हिटलर के द्वारा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ट्रीटी ऑफ वर्साई यहाँ पे एक फंडामेंटल कारण बन के आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीछे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों यहाँ पे हिटलर नाम के एक इंसान का जन्म हुआ, क्यों हिटलर यहाँ पे जर्मनी के अंदर पावर कैप्चर करता है और क्यों यहाँ पे एक एक करके हिटलर ट्रीटी ऑफ वर्साई के प्रोविजंस को तोड़ेगा और उसके बाद फाइनली इट विल रिजल्ट इनटू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो विल ट्राई टू सी कि व्हाट वर द रीजंस रिस्पांसिबल बिहाइंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या ट्रीटी ऑफ वर्साई उतनी ही जिम्मेदार थी? क्या हिटलर का रोल भी उतना ही जिम्मेदार था? क्या ब्रिटेन और फ्रांस का रोल भी उतना ही जिम्मेदार था? उसको हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान देखने की कोशिश करेंगे।